मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य लकी राजीव की लिखी कहानी सूरज डूबता नहीं। लकी पुणे में रहती हैं, कानपुर में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, भरतनाट्यम डांसर हैं, पेंटिंग स्केचिंग करती हैं, ये सब उनके शौक हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। सर्दियों का कोहरा भी कितना अजीब होता है। कुछ नहीं दिखता आसपास, सब कुछ सफेद सफेद, लेकिन साफ नहीं, धुंधला। पता ही नहीं चलता कि आगे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। ठीक उसी तरह जैसे मेरे आसपास कोहरा फैला हुआ है और मैं आंखें फाड़ के देखना चाहता हूं कि आगे का रास्ता कैसा है। मुझे कुछ दिखता ही नहीं और पता है ये कोहरा सफेद भी नहीं, काला है, एकदम काला। ठीक उसी काली रात की तरह जो आज तक बीती ही नहीं। वो रात वहीं रुक गई थी, उसी सड़क पर जहां मेरी बेटी को दो लोग टैक्सी से उतार कर ले गए थे और थोड़ी देर बाद उसी सड़क पर अधमरी हालत में छोड़ गए थे। मैं आज भी कांप जाता हूं वो सब सोचकर। एक झुरझुरी मेरे तलवों से उठते हुए मेरे दिमाग को भेद जाती है। सपने में देखता हूं कि ये सब हुआ नहीं, प्रिया ठीक है, घर में सब ठीक है। आंख खुलते ही ये सपना टूट जाता है। प्रिया का कमरा वैसे ही बंद दिखता है। विद्या कुछ प्लेट में लिए उसका दरवाजा खटखटा रही होती है। प्रिया, दरवाजा खोलो बेटा, देखो मम्मी क्या लाई है। और दरवाजा न खुलने पर अपने कमरे में रो रही होती है। मैं थकता जा रहा हूं, हर दिन थोड़ा और टूटता जा रहा हूं। लगता है कोई आकर मुझे संभाल ले, फिर मैं बाकी सब संभाल लूं। आज भी आधे घंटे से वकील के सामने बैठा हूं। पता नहीं वो क्या बोलते जा रहे हैं। आधी से ज्यादा बातों पर बोलकर कहीं खोया हुआ हूं मैं। समझ रहे हैं ना शैलेन जी? ये सारे पॉइंट्स बिटिया को समझाइए। जब तक वो हिम्मत नहीं दिखाएगी, मैं या आप क्या कर लेंगे? रेप का केस है, कोई साधारण चोरी डकैती तो है नहीं। मैं फिर कहकर चुप बैठ गया हूं। वही अंधेरा मुझे फिर से अपनी चपेट में ले रहा है। मैं देख रहा हूं प्रिया कॉलेज के बाद पेंटिंग क्लास गई है, वहां से वापस आ रही है। टैक्सी एक सुनसान जगह रुकती है, ड्राइवर किसी को फोन करके बुलाता है। वो दोनों प्रिया से नीचे उतरने को कह रहे हैं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है। शैलेन जी, सुन भी रहे हैं आप मेरी बात? वकील ने जोर से मेज थपथपाई। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं। मैंने उसको झूठ बोलकर आश्वस्त किया। वकील फिर से समझाने लगा। पहली हियरिंग पे प्रिया को सब बताना होगा। उससे कहिए कि ये डरने का समय नहीं है, ये लड़ाई हम जीत कर रहेंगे। मैं गहरी सोच में चला गया था। कितनी लड़ाइयां अभी बची हैं, अभी कितना कुछ और बचा है, कितने चक्कर कोर्ट कचहरी के लगने हैं, मुझे खुद नहीं पता था। बस इतना पता था कि बीते कुछ दिनों में पुलिस थाने, अस्पताल के इतने चक्कर लगाने के बाद मैं थकने लगा था, कमजोर होने लगा था। क्या मैं लड़ाई शुरू होने के पहले ही हार मान चुका था? मैंने पहले कभी ये बातें नहीं मानी। टोक लग जाना, नजर लग जाना, ऐसी बातों पे मैं हंसा करता था। लेकिन मेरे ही घर में शायद कुछ ऐसा हो गया था। मेरी ही तो नजर लग गई थी, मेरे घर को, मेरी खुशियों को। विद्या जैसी समझदार और प्यारी पत्नी, नीरज जैसा ब्रिलियंट बेटा और प्रिया मेरी खुशियों की चाबी, मेरी बिटिया। दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मैं अपने को मानता था। कोई कमी ही नहीं थी। जिंदगी अनार के दानों जैसी थी, जितनी खूबसूरत उतनी ही मीठी। तभी तो जब भी देखता कोई दोस्त या रिश्तेदार किसी बात को लेकर उदास बैठा है तो मैं ही तो होता था सबसे पहले टोकने वाला। क्या यार, ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो जैसे कोई कांड हो गया हो। हंसने पे टैक्स थोड़ी लगता है, चिल मारो। आज सोचूं तो कितना समय हो गया मुझे मुस्कुराए, घर में सबको साथ बैठकर गप्पे लड़ाते हुए। नीरज सुबह ऑफिस निकलता है तो देर रात घर लौटता है। आजकल थोड़ी और देर से लौटता है। बातें करने से कतराता है। बातें भी क्या होती हैं, बस उसी केस के बारे में। विद्या के अंदर जैसे कुछ चलता रहता है।
मुझे उसके चेहरे पर दुख से ज्यादा नाराजगी दिखाई देती है, पता नहीं किस बात की। और प्रिया, वो तो जैसे हाइबरनेशन में चली गई थी। न किसी से बात करना, न ढंग से खाना, बस अपने कमरे में लेटकर छत ताकते रहना। खुलकर बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं विद्या को सिखाता रहता था कि प्रिया से ये पूछो, उसको ऐसे बिजी रखो, उसकी सहेलियों को बुला लेता था, लेकिन सब बेकार। हर बीतते दिन के साथ जैसे वो और गहरी नींद में जाती जा रही थी, मानो दर्द के दलदल में फंसती जा रही थी। विद्या, आज प्रिया की फ्रेंड्स आई थी, बात कर रही थी ना वो नॉर्मली? मैंने एक रात विद्या से पूछा। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर मुझे लगा जैसे वो रो रही थी। विद्या, क्या हुआ यार, कुछ कहा क्या प्रिया ने? मैं घबरा गया था। वो क्या कहेगी मुझसे? कभी कहा है कुछ उसने मुझसे? आप बात क्यों नहीं करते? विद्या ने वो पूछ लिया जिससे मैं बच रहा था। हाँ, करता तो हूं बात, कुछ ना कुछ पूछता हूं। आज ही देखो, मैं बोलते बोलते चुप हो गया। खुद से और कितने झूठ बोलूं? विद्या के उन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था जो वो मुझसे पूछती जा रही थी। शैलेंद्र, आप क्या कर रहे हैं? आप प्रिया से बात क्यों नहीं कर रहे हैं इस बारे में? वो आपकी सुनती आई है, अभी भी आपकी ही सुनेगी। हमारी बच्ची घुट रही है, आपको दिख नहीं रहा है? विद्या रोने लगी थी। मैं उसका हाथ झटक कर लॉन में आ गया। सामने लगे एक बड़े से नीम के पेड़ पर नजर टिक गई थी। बगल की क्यारी में लगी बेल उस पेड़ के मजबूत तने पर लिपटी बढ़ी जा रही थी, बिना डरे। मेरी आंखें भीगने लगी थीं। हमारे बच्चे हम पर टिक पाएं, इसके लिए पहले हमें मजबूत बनना होगा। प्रिया की हिम्मत बढ़ाने के लिए पहले खुद भी तो मुझे ऐसा बनना पड़ेगा ना, इस पेड़ जैसा। मैं अपनी कमजोरी पर खुद से ही नाराज था। ये कुछ ऐसा था जैसे प्रिया मेरी ओर बाहें फैलाए देख रही थी कि मैं उसको गले लगाकर संभाल लूं, और मैं किनारा करके बचकर निकल जाना चाहता था। मुझे अपने ही कंधों की मजबूती पर विश्वास क्यों नहीं रहा था, लेकिन शायद मैं अब समझ रहा था मुझे क्या करना था। मैं प्रिया को उस खोल से बाहर निकालना चाहता था जिसमें वो कैद थी, घुट रही थी। फिर वही पीली दाल, कुछ चटपटा बनाओ यार किसी दिन। प्रिया, पास्ता बनाओ ना कल, रेड सॉस वाला। एक दिन खाने की मेज पर मैंने प्रिया से कहा तो वो छोटे छोटे निवाले खाती हुई, हर निवाले के बाद पानी पीती हुई, जैसे खाना गटक रही थी। मेरी बात सुनकर प्रिया ने उसी तरह खाना गटकते हुए धीरे से कहा, ओके पापा। मेरा दिल भर आया था। मेरी 20 साल की बच्ची में इतनी गंभीरता कैसे आ गई थी? मैंने सब ठीक क्यों नहीं किया? कितने दिन गंवा दिए मैंने? क्या मुझे खुद ये बात समझ में नहीं आनी चाहिए थी कि जब हमेशा उसको ठौर मेरे ही पास मिलता था, हर चोट लगने पर पापा ही चिल्लाती थी, तो इस चोट का मरहम कोई और कैसे बन सकता था? क्या पुलिस चौकी और अस्पताल जाकर मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी? खाना किसी तरह खत्म करके मैं स्टडी में चला आया था, पूरे घर की सबसे खास जगह जहां मुझे हर सवाल के जवाब मिले, कभी किताबों में, कभी मेरी फेवरेट आराम कुर्सी पर। उसी आराम कुर्सी पर बैठकर मैंने आंखें मूंद ली थीं। बरसों पहले की बात याद आ गई जब प्रिया करीब 3 साल की थी और छोटी सी फ्रॉक पहने, गाल फुलाए, यहीं इसी कुर्सी के बगल में आकर खड़ी हो गई थी। पापा, ये देखो, मैंने एक फ्लावर बनाया, गंदा वाला। अरे, ये ब्लैक कलर का फ्लावर? फूल ब्लैक थोड़ी होता है। मैं हंस दिया तो प्रिया चिढ़ गई थी। पापा, वही तो कह रही हूं, गंदा फ्लावर है। भैया ने मुझसे लड़ाई की, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। प्रिया की बातें मुझे चौंका रही थीं। मैं भी पेंटिंग बनाता था और उसके मूड और रंग का तालमेल देखकर मैं दंग था। मैंने थोड़ा और पूछा, अच्छा बेटू, अच्छा वाला फ्लावर कैसे बनाते हैं? ये सवाल सुनकर उसने फट से एक पेज खोला था। ऐसा, येलो एंड पिंक, हैप्पी वाला फ्लावर,
जब मैं पिकनिक से आई थी ना, उस दिन बनाया था। उस रोज मैं निसार होकर रह गया था। जरा सी बच्ची और रंगों को लेकर इतनी समझ। मेरा सोया शौक जाग चुका था। अपनी स्टडी के एक कोने को मैंने तरह तरह के रंगों, ब्रश, पेपर से भर दिया था। प्रिया एक बेहतरीन आर्टिस्ट के रूप में निखरने लगी थी। आज ये सब सोचते हुए अचानक उस कोने पर मेरी नजर गई। मैं गलत नहीं था। प्रिया सबसे दूर रह सकती थी, रंगों से नहीं। आज भी रंगों के जरिए उसने अपना मन खोलकर रख दिया था। उन्हीं उदास दिनों में उसने कभी कैनवास पर एक सूरज बनाया था, स्याह सूरज और सलेटी आसमान। मैं कैनवास पर हाथ फेरते हुए बुदबुदाया, तुम्हारे पापा तुम्हारे सूरज के रंग वापस ले आएंगे बेटा। प्रिया को उसकी माँ और भाई नीरज अक्सर चिढ़ाते रहते थे उसके खाने को लेकर। ऐसे मौकों पर मैं तुरंत प्रिया की तरफ होकर कहता था, अरे तुम माँ बेटे क्या समझो कलाकारों को, भूख ज्यादा लगती है हमें, बताओ क्या मंगाया जाए भाई प्रिया। और अब दिन भर में प्रिया सिर्फ इतना खाती थी कि बस जिंदा रहा जा सके, वो भी उसकी माँ की जिद पर। मैंने 2 अमरूद उठाए और उसके कमरे में आ गया। प्रिया जान ही नहीं पाई कि मैं कितनी देर उसके बेड के पास खड़ा रहा, देखता रहा उसकी मायूस आंखें। बेटू नमक लगाओगी ऐसे ही? मैंने उसे अमरूद दिखाते हुए पूछा। प्रिया ने ना में सर हिलाया तो मैंने उसके पास बैठते हुए बात शुरू की। आज फैक्ट्री जाने का मन नहीं था, थोड़ा बुखार सा लग रहा था, सोचा आराम कर लूं। मैंने जानबूझकर एक बेहद नाजुक मुद्दा उठा दिया था। मेरी तबीयत खराब हो ये तो बहुत बड़ी बात थी प्रिया के लिए। मेरी बात सुनकर वो मशीन की तरह उठी, पर्स में से एक दवा निकाल कर लाई और मेरी तरफ बढ़ा दी। न फिक्र दिखाई न लाड़ जताया, पर मेरे लिए इतना बहुत था। जब बच्चे दौड़ते हैं हम उनके चलने को सामान्य मानते हैं, लेकिन जब बच्चे बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं, चलने की शक्ति नहीं रहती, तब उनका एक छोटा कदम भी बहुत हो जाता है। मुझे भी इस समय कुछ वैसा ही लग रहा था। पापा बीमार हैं, अच्छा नहीं लग रहा ना? और तुम एकदम चुपचाप हो, पापा को अच्छा लगता होगा क्या? प्रिया डबडबाई आंखों से मुझे तकती रही और फिर दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर बिलख पड़ी, रोती रही बहुत देर तक। मैं बिना कुछ बोले उसकी पीठ सहलाता रहा, वो रोती रही। पापा इट्स टू मच नाउ, नहीं सहन होता, पेपर में क्या क्या निकल रहा है, कॉलेज में भी लोग अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। उस दिन मेरी फ्रेंड्स आई थी, बता रही थी। प्रिया रुक रुक कर सब बताती जा रही थी। मेरा मन भारी होता जा रहा था। कितना कुछ चल रहा था इसके अंदर। प्रिया मुझे कुछ बात करनी है बेटू। केस के बारे में पापा। प्रिया की बेबस निगाहें मेरी ओर उठ गईं। मुझे 4 साल की प्रिया याद आ गई। उसका स्कूल का पहला दिन था और उसने स्कूल गेट पर मुझसे कहा था, पापा घर जाना है। और मैं विद्या के लाख ऐतराज के बाद भी प्रिया को घर ले आया था। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, किसने कहा केस की बात करनी बेटू? वो देखा जाएगा जब होगा। मैं तो कुछ पेंटिंग्स पूरी करने में हेल्प चाहता था तुम्हारी। प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पापा मुझे भी एक हेल्प चाहिए। मुझे कुछ दिनों के लिए कुछ सुनना नहीं है उस बारे में। आप, मम्मा, भैया, कोई भी मुझसे केस के बारे में, उस रात के बारे में कुछ मत पूछा करिए, मैं भूलना चाहती हूँ। प्रिया से सकते हुए अपनी सबसे बड़ी तकलीफ बता गई थी, हमारी गलती समझा गई थी। कहीं ना कहीं हमने भी उस खोल पर 1-2 परतें चढ़ाई थीं जिसमें प्रिया कैद थी, जिसमें वो घुट रही थी। मैंने विद्या और नीरज को समझाया, खुद को भी समझाया, सब ठीक करना है। मेरी बिटिया का सूरज काला नहीं होना चाहिए ना। नाजुक पौधों की खासियत होती है, जितनी जल्दी मुरझाते हैं उतनी ही जल्दी खिल भी जाते हैं। मेरी बिटिया भी तो मेरा सबसे प्यारा, सबसे नाजुक पौधा थी जिसे मैं संभालने लगा था। फिर से वो भी खिलने लगी थी, धीरे धीरे ही सही। प्रिया ये पोर्ट्रेट देखो,
पता नहीं मुझसे आंख क्यों नहीं ढंग की बनती यार, नकली सी लगती है। इसको ठीक करो जरा। मैंने प्रिया से कहा तो उसने ब्रश में थोड़ा सा लाल रंग लेकर आंखों के सफेद हिस्से पर पतली धारियां बना दी। अब देखिए पापा, एक्चुअली यही गलती होती है हमसे। आंखें मतलब सफेद काली, वी मिस दिस कलर। वो ब्रश मुझे पकड़ाती हुई बोली। पहले ऐसे ही हर क्लास से आकर वो तुरंत मुझे वो टिप सिखाया करती थी जो उस दिन नया सीखा हो। 1 मिनट मैडम, ये कब सिखाया सर ने? मुझे अब बता रही हो? मैंने गुस्सा होने का नाटक किया। उसका चेहरा अचानक सफेद हो गया। ये उसी दिन सिखाया था पापा, जब मैं क्लास से आ रही थी। मैं सन्न रह गया था। वो दिन न जाने कितनी बदसूरत सूरतों में अब भी हमारे बीच मौजूद था। मुझे दिख रहा था प्रिया बिखरने वाली थी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसको गले से लगा लिया। वो पता नहीं कितनी देर उस दिन सुबकती रही। मेरी कोशिशें और उसकी हिम्मत हाथ पकड़कर एक दूसरे को सहारा देकर सीढ़ी चढ़ रहे थे। प्रिया धीरे धीरे संभलने लगी थी, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। एक दिन मेरे बड़े भाई साहब यानी प्रिया के ताऊजी घर आए। वो नाराज थे। तुम्हारा तो दिमाग खराब है शैलेंद्र, क्या कहें तुमसे भाई, हैं? इतना हल्ला मचा के रखा है केस का। अरे ये सब बिना बवाल भी तो हो सकता था। पूरा गांव एक ही बात कर रहा है, अखबार घुमाए जा रहे हैं एक घर से दूसरे घर। भाई साहब चिल्ला रहे थे। मैंने प्रिया को उसके कमरे में भेज दिया था। मुझे भी तेज गुस्सा आ रहा था। मुझे एक बात बताएंगे भाई साहब, अपने परिवार का कोई लड़का हो, आपका या मेरा कोई भी बच्चा, उसको कोई चाकू मार के घायल कर जाए, आप हल्ला नहीं मचाएंगे? मैंने तलखी से पूछा तो वो हड़बड़ा के बोले, हाँ तो वो अलग बात है ना। ये बात उससे कैसे जोड़ रहे हो, हैं? एक बात और, तुमको खराब लगेगा लेकिन यह बताओ, इतनी रात को लड़की का टैक्सी में आना इतनी जरूरी क्लास थी? भाई साहब अपने अंदर के ज्वालामुखी का मुंह खोलकर शांत हो गए, लेकिन उसके अंदर का लावा हम सबको लपेट में लेने लगा था। वो लावा मुझे जलाते हुए धीरे धीरे प्रिया के कमरे की ओर बढ़ रहा था। वहां बैठी प्रिया और विद्या को जलाकर खाक कर देना चाहता था। मैं बेचैन हो गया। मैंने अपनी आवाज तेज कर दी। जी भाई साहब, बहुत जरूरी क्लास थी, और केवल यही नहीं, वो सब जरूरी होता है, बहुत बहुत जरूरी होता है जो हमारे बच्चे करना चाहते हैं। रास्ते में बैठे जानवरों के डर से घर में कैद थोड़ी कर देंगे बच्चों को। भाई साहब नाराज होकर चले गए थे। मुझे फर्क नहीं पड़ा। आखिर क्यों चिंता करें हम ऐसे लोगों की, ऐसे समाज की, जिनको ऐसे हादसों में भी हमारी बच्चियों की गलती नजर आने लगती है। मेरे लिए जरूरी था प्रिया को ये सुनाना और समझाना कि जो कुछ हुआ एक हादसा था, एक अपराध था, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। किसी एक शब्द के मायने सबके लिए एक से नहीं हो सकते। उसका वो मतलब होता है जो हम मानना चाहते हैं। किसी को लगता है एक पौधे में फूल निकल आए तो पौधा जम गया है। किसी को अगर नई पत्तियां दिख जाएं तो उसे लगता है कि पौधा लग गया है। मुझे तो अगर पुरानी पत्तियां मुरझाती न दिखें तो मैं मान लेता हूं कि पौधा लग गया है। प्रिया के वकील के लिए कामयाबी का मतलब था केस जीत जाना। आस पड़ोस मोहल्ले के लोगों के लिए कामयाबी का मतलब था उस ड्राइवर और उसके साथी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन मेरे लिए ये सारे मायने दूसरे पायदान पर थे। मेरे लिए कामयाबी का मतलब था केस शुरू होने के पहले अपनी बच्ची को पहले की तरह देखना, डर से, निराशा से, घबराहट से दूर। मैं उससे थोड़ी बहुत बातें करता था केस के बारे में, बाकी सारा समय इधर उधर मन लगाया करता था। मैं एक एक बदलाव नोटिस कर रहा था। प्रिया टीवी देखने लगी थी, सहेलियों से फोन पर बातें करने लगी थी, अपने भाई के साथ चेस खेल लेती थी, लेकिन मैं अभी वो काम नहीं कर पाया था जो उसके लिए सबसे जरूरी था। वो कहीं बाहर घूमने नहीं जाना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। प्रिया की हर ना के बाद विद्या थोड़ी और मायूस हो जाती थी। प्रिया घर के बाहर कदम नहीं रखना चाहती शैलेंद्र। जब भी बाहर जाने को बोलो उसकी आंखें भर आती हैं। शायद हमें नहीं जोर देना चाहिए इस बात पर। विद्या उलझी हुई थी। तुम परेशान नहीं हो, मैं देखता हूं। दरअसल वो लोगों से भाग रही है,
सामना नहीं करना चाहती किसी का। ऐसे में कोर्ट में कैसे खड़ी रह पाएगी पता नहीं। विद्या को समझाते हुए मैंने कुछ सोचा और एक कोशिश और की। प्रिया, मैं और विद्या सब्जी लेने जा रहे हैं, तुम भी चलो, एक चक्कर लगाते हैं। प्रिया स्टडी के उसी पेंटिंग वाले कोने में ब्रश लिए खड़ी थी। नहीं पापा, आप लोग जाइए, आई हैव टू कंप्लीट अ पेंटिंग, प्रिया ने जवाब दिया। मैंने उसके पास जाकर पूछा, सनसेट विद अ ब्लैक सन, काले सूरज वाली शाम की पेंटिंग? कहते हुए मेरा गला भर आया था। प्रिया की भी आंखें डबडबा आई थीं। वो धीरे से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। सूरज काला होकर डूब भी तो जाता है ना पापा? मैंने नाव में गर्दन हिलाते हुए उसका सर सहलाते हुए बोलना शुरू किया। सूरज नहीं डूबता बेटू, धरती घूमती रहती है। हम सब सूरज को डूबा हुआ मान लेते हैं, तब भी वो दुनिया के दूसरे हिस्से को रोशन कर रहा होता है। तुम तो जानती हो ना, ये सब हमारी नजरों का फेर है। सूरज हमेशा चमकता रहता है, पीला, नारंगी, कभी काला नहीं होता, ना कभी डूबता है। और ये जो बेटियों के पापा होते हैं ना, इनके पैलेट में बड़े चटख रंग होते हैं। मैंने मुस्कुराकर प्रिया का माथा चूमा और सामने रखे कैनवस पर बने सूरज में नारंगी रंग भर दिया और आसमान में धुला धुला सा नीला। ब्यूटिफुल। प्रिया मुस्कुराने लगी। मैंने धीरे से कहा, चले मार्केट, कुछ नए रंग भी खरीद लाएंगे। प्रिया ने सर हिलाया और मुझसे भी पहले बाहर की तरफ चल दी। बस इतनी सी थी ये कहानी।